चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस का एक ओल्ड पेपर लेकर आया हूं। तो जो नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आए हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे जिससे आपको डेली क्लास हो रही है ओल्ड पेपर की। यूपी पुलिस का मैंने 2006 से लगाकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो सारे आपको मिल रहे हैं। जिनको नहीं मिले वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कल से आपको वापस से ओल्ड पेपर शुरुआत कर दी जाएगी, तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो जिनको नहीं मिलते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस का एक ओल्ड पेपर लेकर आया हूं। तो जो नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आए हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे जिससे आपको डेली क्लास हो रही है ओल्ड पेपर की। यूपी पुलिस का मैंने 2006 से लगाकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो सारे आपको मिल रहे हैं। जिनको नहीं मिले वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कल से आपको वापस से ओल्ड पेपर शुरुआत कर दी जाएगी, तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो जिनको नहीं मिलते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखो, मैं आज आपको एक पुराना पेपर बताऊंगा। मैं आज आपके लिए एक पुराना पेपर लेकर आया हूं। तो अपन सोल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कहाँ से चालू होगा? पहला ये लीजिए, 31 से क्वेश्चन चालू होगा अपना। तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहला है, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऊंचा, पर्वत, प्रचंड और मुख्य। बताए, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वत। तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्वत। अब इसके और पर्यायवाची शब्द बता देता हूँ मैं आपको। इसको एक कहते हैं पहाड़, गिरी, अचल, नग, महीधर। तुंग के पर्यायवाची है पर्वत और इसका पर्यायवाची बता देते हैं पर्वत, पहाड़, गिरी, अचल, नग, भूधर। ठीक है, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विभाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, मैथिली या अंग्रेजी? बताएं, निम्न में से विभाषा कौन सी है? ए बी सी डी, इसमें बताना कौन सी है। तो मैं बताता हूँ, ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। विभाषा कौन सी है? तो मैथिली। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या है ये? बताएं। मुहावरा है, कहावत है, लोकोक्ति है, लोकोक्ति या कहावत है या लोकोक्ति? बताएं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या है ये? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? कहावत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या है ये है कहावत। अगला क्वेश्चन है, बताइए। मैंने आपको संधि के क्वेश्चन कराए थे, उसमें आपकी संधि अच्छी करा दी थी शॉर्ट ट्रिक से। बताएं, रमा प्लस इस, इसका बनता है रमेश। यह किस प्रकार की संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि? बताएं, रमा प्लस ईश में कौन सी संधि है? तो हमारा सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। रमा धन ईश में कहीं कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। इसमें रम, देखो, रम आ प्लस ई, आ प्लस ई मिलके ए बन रहा है, तो कौन सी संधि है? गुण संधि। आ प्लस ई मिलके ए, ओ या अर बने तो वो है गुण संधि। ठीक है, यण संधि में क्या क्या बताया था? यण संधि में बताएं, क्या क्या बताया था मैंने आपको? यण संधि में आधे अक्षर आएंगे। क्या आएंगे? यण संधि में क्या आएंगे? आधे अक्षर आएंगे। य व र के, य व और र, उसके आगे आधे अक्षर आए तो वहाँ होगी यण संधि। वृद्धि संधि में क्या बताया था? डबल मात्रा। ठीक है, ये है वृद्धि संधि। अयादि संधि में अय, आय, अव। अयादि संधि में क्या बताया था मैंने? अय, आय, अव, आव, वो होगी अयादि संधि। वृद्धि संधि में डबल मात्रा। वृद्धि संधि में क्या बताया था? डबल मात्रा। यण संधि में य व र के आगे आधे अक्षर। और गुण संधि में क्या बताया था? ए, ओ, अर बने, तो ए बन रहा है रमा धन ईश, अ प्लस ई मिलके ए बन रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 2? बताएं, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो रूढ़,
एक यौगिक और एक योग रूढ़। ठीक है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बताएं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखो आपसे क्या पूछा है, ये पूछा है व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है। कौन से? रूढ़, योग रूढ़, है ना, और एक और यौगिक। और अगर आपसे पूछ लेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछ ले तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये व्युत्पत्ति इसलिए मैंने आपको 3 बताया, और अगर यहाँ पूछ ले व्युत्पत्ति की जगह उत्पत्ति तो वो होते हैं 5। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अगर उत्पत्ति पूछ ले तो 5, और अगर व्युत्पत्ति पूछा है तो 3। अगला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 8 या 6 बताएं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो विधानवाचक, एक निषेधवाचक, एक आज्ञावाचक, एक प्रश्नवाचक, एक इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार। ठीक है। कौन कौन से? एक बार मैं बता देता हूँ। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये तो सबने आंसर कर दिया होगा इसको। जो देखा नहीं जा सके वाक्य के लिए दृश्य, अदृश्य, पारदर्शी या अपारदर्शी बताएं। जो देखा नहीं जा सके उसके लिए तो आपने लगा दिया होगा। जो देखा नहीं जा सके उसको बोलते हैं अदृश्य। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और जो देखा जा सके उसको कहते हैं अपन दृश्य। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। और वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी। क्या क्या कह दिया मैंने? जो देखा नहीं जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपन अदृश्य। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछ ले दृश्य किसे कहते हैं, तो जो देखा जा सके उसे कहते हैं अपन दृश्य। और पारदर्शी वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। और वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके उसे हम कहते हैं अपारदर्शी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैंने 3 और आपको बता दिए हैं, ये भी आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है बेल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। किहरी, वृषभ, पादप या अज बताएं। बेल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बेल शब्द का पर्यायवाची शब्द है वृषभ। इसके और बता देता हूँ आपको। वृष, एक तो वृष है ना, एक ऋषभ, एक ये ऋषभ है ना, वृष, ऋषभ, वृषभ, वलिवर्ध, ये सब बेल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन ये बताएं 39। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? आलंबन, चिड़चिड़ाहट, अव्यवस्था या मनोविकार। प्रत्यय बताएं। प्रत्यय जो शब्द किसी शब्द के बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसे कहते हैं हम उपसर्ग। तो इसमें बताएं प्रत्यय किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चिड़चिड़ाहट। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा है? तो चिड़चिड़ाहट में प्रत्यय लगा हुआ है। ये बताएं जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द। असंभावी, असंभ, असंभव या होनार बताएं इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो संभव नहीं हो उसे क्या कहेंगे हम? असंभव। ये बताएं आप। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अधिकतर, अनर्थ, प्रतिकार या अपरिचित। उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनता है उसे कहते हैं हम उपसर्ग। बताएं किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ये अधिकतर में उपसर्ग नहीं है, अनर्थ में अ है,
प्रति है, अप है। तो इन तीनों में उपसर्ग हैं और इसमें उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए। ये बताएं, कृपण शब्द का विलोम क्या होगा? दानी, त्यागी, खर्चिला या कंजूस? बताएं कृपण शब्द का विलोम। तो ऑप्शन हमारा सही जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कृपण शब्द का उल्टा होगा दानी, एक इसको कहते हैं उदार और एक और कहते हैं दाता। आपसे पूछ ले कृपण शब्द का विलोम दाता आ जाए तो दाता लगा देना, उदार आ जाए तो उदार लगा देना। तो अभी पूछा है कृपण शब्द का विलोम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दानी। जो व्याकरण जानता हो इसके लिए एक शब्द व्याकरणाचार्य, व्याकरण प्रेरणा, व्याकरण या व्याकरण पंडित। बताएं जो व्याकरण जानता हो। तो आंसर होगा हमारा ए वाला व्याकरणाचार्य। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरणाचार्य। इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? पंकज, कमल नयन, राजकुमार और पानी। बताएं इसमें से किसमें बहुब्रीहि समास हैं? बहुब्रीहि समाज में भगवान के नाम, अन्य नाम आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समाज। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कमल के समान नयन, कमल नयन। इसमें बहुब्रीहि समाज हैं। इसमें बहुब्रीहि समाज है या राजकुमार में है या पानी में है या पंकज में है? बताएं। कमल के समान नयन, इसमें कमल के समान नयन है, इसमें है अवयवी भाव समास। इसीलिए मैंने आपको बताया। आप लगा दे, मैंने भी आपको बता दिया तो आपने भी सही मान लिया? नहीं, कमल के समान नयन, इसमें अवयवी भाव समाज हैं। और पंकज में है बहुब्रीहि समाज। पंकज मतलब कीचड़ में पैदा हो उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे कमल। इसका अन्य अर्थ निकल रहा है। तो कमल जो कीचड़ में पैदा हो उसे क्या कहेंगे? कमल, पुष्प। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा पंकज। इसमें बताएं निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग हैं? प्रहार, पहाड़, कमल और कलश। बताएं किस शब्द में उपसर्ग हैं? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रहार। किसमें उपसर्ग हैं? दनहार, प्रहार। जो शब्द के पहले जुड़ता है और नया शब्द बनाता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ये बताएं छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 8 और 9। बताएं छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं 3 प्रकार के। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और दंडक छंद। कौन कौन सा? एक तो वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और एक होता है दंडक छंद। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसको कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप 200 और 300 ही लोग देख रहे हो। वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है क्या आपको? तो न तो कमेंट आ रहे, न लाइक हो रहा है, न शेयर हो रहा है। देख लो, अगर क्वेश्चन अच्छे नहीं है क्या, मैं आपके लिए एक से एक क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूँ सारे, तो आपको भी तो शेयर और कमेंट करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये 47वां क्वेश्चन। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? बताएं उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक या अनुप्रास। बताएं चरण कमल में कौन सा अलंकार है? अगर आपको इसके अलावा दूसरे भी चाहिए कि हमको क्वेश्चन मत कराओ तो मैं आपके लिए और कुछ लेकर आऊँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, बताएं अब चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल में कौन सा अलंकार है बताएं? तो हमारा ऑप्शन होगा सी, चरण कमल में रूपक अलंकार हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्यों? कि अगर बीच में डैश आता है ना कहीं कहीं तो वहाँ होता है रूपक अलंकार। ठीक है, इससे ध्यान रखना है। रूपक अलंकार में अधिकतर केस में आपको डैश आता है। ठीक है, चरण के समान कम। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। जैसे रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सुन। मतलब इसमें तीनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। मोती का अलग, मानुष का अलग और चून का अलग। तो उसमें होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, और रूपक अलंकार में बता दिया चरण के समान कमल, चरण कमल।
और देखो मैं आपको बता देता हूँ, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए उपमेय और जिसमें की उपमा न दी जाए उसे उपमान कहते हैं। मतलब इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में अगर इसमें मनु, जनु, जानो, मनहु, जनहु जैसे संभावना व्यक्त हो ना, तो वहाँ आपको है ना बिना देखे उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना। अगर कहीं भी आ जाए मनहु, जनहु, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना आप। मैंने आपको संधि पढ़ाई है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसमें, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखो मैं आपने पूरा आपको संधि पढ़ाई है, तो आपको ये बताना है कि आप इसमें कौन सा सही होगा, बताएं। व्यंजन संधि को आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। 48 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, बताएं। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कितने, ये प्रकार नहीं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, ये गलत लिखा गया होगा। 2, 3, 4 या 5 बताएं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रत्यय के 2 होते हैं। क्या, ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन सा, एक तो कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, कौनतेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय, न्यूनतम वाचक तद्धित प्रत्यय या भाववाचक तद्धित प्रत्यय, बताएं। है ना, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, ये प्रत्यय कितने प्रकार के, 2, एक तो तद्धित और एक कृत, है ना। और अब इसमें पूछ लिया कि कौनतेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कौनतेय शब्द में अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है। मैंने आपको, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, हिंदी की बोलियों को